अध्याय 3 ध्यान रखें। खुद का व्यवसाय। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने आय विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक को ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में MBA कक्षा में बोलने के लिए कहा गया था। मेरा एक मित्र उस MBA कक्षा का छात्र था। एक प्रभावशाली और प्रेरक बातचीत के बाद कक्षा स्थगित कर दी गई और छात्रों ने रे से पूछा कि क्या वह उनके साथ उनके पसंदीदा हैंगआउट में कुछ बियर पीने के लिए शामिल होंगे। रे ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। मैं किस व्यवसाय में हूँ? रे ने पूछा। एक बार समूह के हाथ में सारी बियर थी। हर कोई हंसा। मेरे दोस्त ने कहा। ज्यादातर MBA छात्रों ने सोचा कि रे सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। किसी ने उत्तर नहीं दिया, इसलिए रे ने फिर पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं किस व्यवसाय में हूँ? छात्र फिर हंसे और अंततः एक बहादुर व्यक्ति चिल्लाया, रे, दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप हैमबर्गर व्यवसाय में हैं? रे हंसा। मैंने सोचा था कि आप यही कहेंगे। वह रुके और फिर तुरंत बोले, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं हूँ। मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट है। जैसा कि मेरा दोस्त कहानी सुनाता है, रे ने अपना दृष्टिकोण समझाने में काफी समय बिताया। अपनी व्यवसाय योजना में रे को पता था कि प्राथमिक व्यवसाय का फोकस हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन जिस चीज पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया वह प्रत्येक फ्रेंचाइजी का स्थान था। वह जानते थे कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी की सफलता में भूमि और उसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। मूल रूप से जिस व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी खरीदी वह रे क्रोक के संगठन के लिए फ्रेंचाइजी के तहत अचल संपत्ति भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एकल मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी अधिक संपत्ति है। मैकडॉनल्ड्स अमेरिका और दुनिया भर में कुछ सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों का मालिक है। मेरा मित्र इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक मानता है। आज वह कार वॉश के मालिक हैं, लेकिन उनका व्यवसाय उन कार वॉश के तहत रियल एस्टेट है। पिछले अध्याय में यह दर्शाने वाले चित्र प्रस्तुत किए गए थे कि अधिकांश लोग अपने अलावा सभी के लिए काम करते हैं। वे पहले कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर करों के माध्यम से सरकार के लिए और अंत में उस बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके बंधक का मालिक है। जब मैं छोटा लड़का था, हमारे पास मैकडॉनल्ड्स नहीं था। फिर भी मेरे अमीर पिता माइक और मुझे वही सबक सिखाने के लिए जिम्मेदार थे जिसके बारे में रे क्रोक ने टेक्सास विश्वविद्यालय में बात की थी। यह अमीरों का राज नंबर 3 है। वह रहस्य है, अपने काम से काम रखो। वित्तीय संघर्ष अक्सर सीधे तौर पर लोगों का परिणाम होता है। अपना सारा जीवन किसी और के लिए काम करना। बहुत से लोगों के पास अपने कार्य दिवसों के अंत में अपने प्रयासों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज के युवाओं को शैक्षिक कौशल विकसित करके अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। उनका जीवन उनके वेतन या, जैसा कि पहले बताया गया है, उनके आय कॉलम के इर्द गिर्द घूमेगा। कई लोग इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइया, पुलिस अधिकारी, कलाकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे अध्ययन करेंगे। ये पेशेवर कौशल उन्हें कार्यबल में प्रवेश करने और पैसे के लिए काम करने की अनुमति देते हैं। लेकिन आपके पेशे और आपके व्यवसाय में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका व्यवसाय क्या है, और वे करेंगे, कहो, ओह, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और वे आम तौर पर जवाब देते हैं, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। उस उदाहरण में उन्होंने अपने पेशे को अपने व्यवसाय के साथ भ्रमित कर लिया है। उनका पेशा एक बैंकर हो सकता है,
लेकिन उन्हें अभी भी अपने स्वयं के व्यवसाय की आवश्यकता है। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप अक्सर वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। इसलिए यदि आप खाना बनाना सीखते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। यदि आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप एक वकील बन जाते हैं, और ऑटो मैकेनिक का अध्ययन आपको एक मैकेनिक बनाता है। आप जो पढ़ते हैं वही बनने में गलती यह है कि बहुत से लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी और के व्यवसाय पर ध्यान देने और उस व्यक्ति को अमीर बनाने में बिताते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए व्यक्ति को अपने काम से काम रखना होगा। आपका व्यवसाय आपके संपत्ति कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है, न कि आपकी आय कॉलम के इर्द गिर्द। जैसा कि पहले कहा गया है, नंबर 1 नियम परिसंपत्ति और देनदारी के बीच अंतर जानना और संपत्ति खरीदना है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने आय विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए हम अक्सर सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की आवश्यकता है। काश मुझे प्रमोशन मिल जाता। मैं और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्कूल वापस जा रहा हूं, इसलिए मैं बेहतर नौकरी मिल सकती है। मैं जा रहा हूं। अतिरिक्त कार्य, शायद मुझे दूसरी नौकरी मिल सकती है। कुछ क्षेत्रों में ये समझदार विचार है, लेकिन आप अभी भी बुरा नहीं मान रहे हैं। आपका खुद का व्यापार, ये सभी विचार अभी भी आय कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को केवल तभी अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित बनने में मदद करेंगे यदि अतिरिक्त धन का उपयोग आय सृजन करने वाली संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है। वित्तीय संघर्ष अक्सर लोगों द्वारा किसी और के लिए जीवन भर काम करने का परिणाम होता है। अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग के राजकोषीय रूप से रूढ़िवादी होने का प्राथमिक कारण, जिसका अर्थ है मैं जोखिम नहीं ले सकता, यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी से जुड़े रहना होगा और इसे सुरक्षित रखना होगा। जब आकार कम करना अंदर जाने वाली बात बन गई, तो लाखों श्रमिकों को पता चला कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति, उनका घर, उन्हें जिंदा खा रहा है। उनकी संपत्ति पर हर महीने उनका पैसा खर्च हो रहा था। उनका कार, एक और संपत्ति, उन्हें जिंदा खा रही थी। गैराज में जिन गोल्फ क्लबों की कीमत $1000 थी, उनकी कीमत अब $1000 नहीं रही। नौकरी की सुरक्षा के बिना उनके पास वापस लौटने के लिए कुछ भी नहीं था। जिसे वे संपत्ति समझते थे, वह वित्तीय संकट के समय में जीवित रहने में उनकी मदद नहीं कर सकता था। मेरा मानना है कि हम में से अधिकांश ने घर या कार खरीदने के लिए क्रेडिट आवेदन भरा है। नेटवर्थ अनुभाग को देखना हमेशा दिलचस्प होता है, क्योंकि स्वीकृत बैंकिंग और लेखांकन प्रथाएं किसी व्यक्ति को संपत्ति के रूप में गिनने की अनुमति देती हैं। एक दिन जब मुझे लोन चाहिए था, तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने संपत्ति कॉलम में संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब, अपने कला संग्रह, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी सूट, कलाई घड़ियां, जूते और अन्य व्यक्तिगत सामान जोड़े। लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरे पास रियल एस्टेट में बहुत अधिक निवेश था। ऋण समिति को यह पसंद नहीं आया कि मैंने किराए से इतना पैसा कमाया। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास वेतन वाली सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब पर सवाल नहीं उठाया या कला संग्रह। जब आप मानक प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते तो जीवन कभी कभी कठिन हो जाता है। जब भी मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन या कुछ भी है, तो मैं घबरा जाता हूं। निवल मूल्य सटीक न होने का एक मुख्य कारण यह है कि जैसे ही आप अपनी संपत्ति बेचना शुरू करते हैं,
आप पर किसी भी लाभ के लिए कर लगाया जाता है। आय की कमी होने पर बहुत से लोगों ने खुद को गहरे वित्तीय संकट में डाल लिया है। नकदी जुटाने के लिए वे अपनी संपत्ति बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति आमतौर पर उनकी व्यक्तिगत बैलेंस शीट पर सूचीबद्ध मूल्य के केवल एक अंश पर ही बेची जा सकती है, या यदि संपत्ति की बिक्री पर लाभ होता है तो उस लाभ पर कर लगाया जाता है। इसलिए फिर से सरकार अपना हिस्सा लेती है। इस प्रकार उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी की निवल संपत्ति अक्सर उनके विचार से कम मूल्य होती है। अपने काम से काम रखना शुरू करें। अपना दिन का काम जारी रखें, लेकिन देनदारियां या व्यक्तिगत सामान नहीं, बल्कि वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू करें, जिन्हें घर ले आने के बाद उनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता है। जैसे ही आप एक नई कार को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, आपको उसके लिए चुकाई गई कीमत का लगभग 25% खोना पड़ता है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, भले ही आपका बैंकर आपको इसे एक के रूप में सूचीबद्ध करने दे। मेरे $400 के नए टाइटेनियम ड्राइवर की कीमत उस समय $150 थी जब मैंने उसे छोड़ा। खर्च कम रखें, देनदारियां कम करें और लगन से ठोस संपत्ति का आधार बनाएं। उन युवाओं के लिए जिन्होंने अभी तक घर नहीं छोड़ा है, माता पिता के लिए उन्हें संपत्ति और देनदारी के बीच अंतर सिखाना महत्वपूर्ण है। घर छोड़ने, शादी करने, घर खरीदने, बच्चे पैदा करने और जोखिम भरी वित्तीय स्थिति में फंसने, नौकरी से चिपके रहने और क्रेडिट पर सब कुछ खरीदने से पहले उन्हें एक ठोस संपत्ति कॉलम का निर्माण शुरू करने के लिए कहें। मैं बहुत से युवा जोड़ों को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और खुद को ऐसी जीवन शैली में फंसा लेते हैं जो उन्हें अपने अधिकांश कामकाजी वर्षों में कर्ज से बाहर नहीं निकलने देती। कई लोगों के लिए जैसे ही आखिरी बच्चा घर छोड़ता है, माता पिता को एहसास होता है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे कुछ पैसे बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने माता पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं किस प्रकार की संपत्ति का सुझाव दे रहा हूं कि आप या आपके बच्चे अर्जित करें? मेरी दुनिया में वास्तविक संपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं। एक युवा लड़के के रूप में मेरे शिक्षित पिता ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मेरे अमीर पिता ने मुझे ऐसी संपत्तियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जो मुझे पसंद थीं। यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे। मैं अचल संपत्ति सिर्फ इसलिए एकत्र करता हूं क्योंकि मुझे इमारतें और जमीन पसंद हैं। मुझे उनके लिए खरीदारी करना पसंद है और मैं पूरे दिन उन्हें देखता रह सकता हूं। जब समस्याएं आती हैं, तो समस्याएं वैसी नहीं होती। बुरा यह है कि इससे रियल एस्टेट के प्रति मेरा प्यार बदल जाता है। जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के शेयर भी पसंद हैं, खासकर स्टार्टअप्स के, क्योंकि मैं एक उद्यमी हूं, कोई कॉरपोरेट व्यक्ति नहीं। मेरे शुरुआती वर्षों में मैंने कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड ऑयल, यूएस मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स कॉर्प जैसे बड़े संगठनों में काम किया। मैंने उन संगठनों के साथ अपने समय का आनंद लिया और मेरी यादें अच्छी हैं, लेकिन मैं गहराई से जानता हूं कि मैं कंपनी का आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसलिए मेरी स्टॉक खरीदारी आमतौर पर छोटी कंपनियों की होती है। कभी कभी मैं कंपनी भी शुरू करता हूं और उसे सार्वजनिक कर देता हूं। नए स्टॉक इश्यू में भाग्य बनता है और मुझे यह खेल पसंद है। बहुत से लोग स्मॉल कैप कंपनियों से डरते हैं और उन्हें जोखिम भरा कहते हैं, और वे हैं भी। लेकिन वह जोखिम
यदि आप जो प्यार करते हैं वह कम हो जाता है। देनदारियां नहीं, निवेश है, इसे समझें और खेल को जानें। छोटी कंपनियों में मेरी निवेश रणनीति 1 साल में स्टॉक खत्म करने की है। दूसरी ओर मेरी रियल एस्टेट रणनीति छोटी शुरुआत करने की है। अपने काम से काम रखना शुरू करें। अपना दिन का काम जारी रखें, लेकिन वास्तविक संपत्ति खरीदना शुरू करें। बड़ी संपत्तियों के लिए व्यापार करते रहें और इसलिए लाभ पर कर का भुगतान करने में देरी करें। इससे मूल्य में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। आमतौर पर मेरे पास अचल संपत्ति 7 साल से कम होती है। वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स के साथ था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर पिता ने सुझाया था। मैंने अपना दिन का काम जारी रखा, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से काम रखता था। मैं अपने परिसंपत्ति कॉलम में रियल एस्टेट और छोटे शेयरों के व्यापार में सक्रिय था। अमीर पिताजी हमेशा वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते थे। लेखांकन और नकदी प्रबंधन को समझने में मैं जितना बेहतर होता, निवेश का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने और बनाने में उतना ही बेहतर होता। मैं किसी को भी कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जब तक कि वे वास्तव में ऐसा न करना चाहें। यह जानते हुए कि मैं कंपनी चलाने के बारे में क्या जानता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि यह काम किसी और को सौंपा जाए। ऐसे समय होते हैं जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है और कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान लगता है। लेकिन संभावनाएं सफलता के विपरीत हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 वर्षों में विफल हो जाती हैं। जो लोग पहले 5 वर्षों तक जीवित रहते हैं, उनमें से प्रत्येक 10 में से 9 अंततः असफल भी हो जाते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में अपनी खुद की कंपनी के मालिक बनने की इच्छा रखते हैं, तो ही मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ। अन्यथा अपना दिन का काम छोड़े और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखो, तो मेरा मतलब अपने परिसंपत्ति कॉलम को बनाना और मजबूत रखना है। एक बार जब $1 इसमें चला जाए, तो उसे कभी बाहर न आने दें। इसे इस तरह से सोचें, एक बार जब $1 आपके परिसंपत्ति कॉलम में चला जाता है, तो यह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। अपना दिन का काम जारी रखें, एक महान मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन संपत्ति का कॉलम बनाते रहें। जैसे जैसे आपका नकदी प्रवाह बढ़ता है, आप कुछ विलासिता में शामिल हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, गहने या नाव जैसी विलासिता की चीजें खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते हैं, लेकिन हकीकत में वे उधार के कर्ज में डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग, दीर्घकालिक अमीर, पहले अपनी संपत्ति का कॉलम बनाते हैं। फिर संपत्ति कॉलम से होने वाली आय से वे अपनी विलासिता की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपने खून पसीने और बच्चों की विरासत से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। एक सच्ची विलासिता एक वास्तविक संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। उदाहरण के लिए, जब मेरी पत्नी किम और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट घरों से अतिरिक्त पैसा आने लगा, तो वह बाहर गई और अपनी मर्सिडीज खरीदी। इसमें उसकी ओर से कोई अतिरिक्त काम या जोखिम नहीं लिया गया। अपार्टमेंट हाउस ने कार खरीदी, हालांकि उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई और कार के भुगतान के लिए पर्याप्त अतिरिक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न होने लगा।
लेकिन विलासिता मर्सिडीज एक सच्चा पुरस्कार था, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वह जानती थी कि अपनी संपत्ति का कॉलम कैसे बढ़ाना है। वह कार अब उसके लिए बहुत अधिक मायने रखती है। बस एक और सुंदर कार। इसका मतलब है कि उसने इसे वहन करने के लिए अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। इसके बजाय अधिकांश लोग आवेगपूर्वक बाहर जाते हैं और उधार पर एक नई कार या कोई अन्य विलासिता खरीद लेते हैं। वे ऊब महसूस कर सकते हैं और बस एक नया खिलौना चाहते हैं। क्रेडिट पर विलासिता की कोई वस्तु खरीदने से व्यक्ति अंततः उस विलासिता से नाराज हो जाता है, क्योंकि कर्ज एक वित्तीय बोझ बन जाता है। समय लेने, निवेश करने और अपना खुद का व्यवसाय बनाने के बाद अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए तैयार हैं। वह रहस्य जो अमीरों को समूह से आगे रखता है।